राम राम जी सारे ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेस में। आज मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने वर्णमाला पर प्रैक्टिस सेट करवाया था। अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो वो जाके ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी HTET का पेपर आने वाला है और उसमें 15-20 नंबर की हिंदी आती है, तो ये क्लास ज़रूर देखना। इस जो आज के प्रैक्टिस सेट है इसमें सारे मतलब हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन उठाया गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। तो किस में, इन चारों में से किस में द्वंद्व समास नहीं है। तो ऑप्शन ए है दाल भात, ऑप्शन बी है शुभाशुभ, भूत प्रेत और शुभागमन। तो इसमें देखो द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें दोनों पदों की प्रधानता हो उसको क्या कहते हैं, हम द्वंद्व समास कहते हैं। और सबसे पहले क्या है, दाल भात, दाल और बात, यानी कि जिसमें और का संबोध हो जाए या फिर बीच में इसमें द्वंद्व समास में बीच में स्लैश का निशान आता है, जैसे दाल और बात, माता और पिता। तो दाल और बात इसमें क्या है, द्वंद्व समास है। शुभ, अगर हम इस शुभ अशुभ को तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, ये शुभ अशुभ में बनेगा। और शुभ अशुभ इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। ये देखो शुभ और अशुभ इसके भी आखिरी में है और इसकी भी शुरुआत ऐसे हो रही है। तो इसमें किस में होता है, ये ए मिलकर किस में बदल जाएंगे, आ में बदल जाएंगे। तो ये क्या हो गया, शुभ अशुभ। और इसमें क्या है, द्वंद्व समास है, शुभ स्लैश अशुभ। तो इसमें भी क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। भूत और प्रेत इसमें भी क्या है, द्वंद्व समास। लेकिन शुभ आगमन है, इसमें द्वंद्व समास नहीं है। और इसमें कौन सा समास है, शुभ आगमन में शुभ है जो आगमन। इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, शुभ है जो आगमन। और ये किस में होता है, कर्मधारय समास में होता है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, शुभ आगमन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, यानी कि हमने इसमें उपसर्ग बताना है किस में कौन सा है। पहला ऑप्शन है अनन्य, प्राचार्य, अकेला, अन्वेषण। तो हम बिल्कुल डिटेल में चारों के चारों ऑप्शन को समझेंगे। उपसर्ग नहीं है यानी कि उपसर्ग वाले देख ले कौन कौन से हैं। सबसे पहला हम अनन्य की बात करें तो ये किससे मिलकर बना है, अन प्लस अन्य से मिलकर बना है। अन प्लस अन्य से मिलकर बना है तो इसमें अन उपसर्ग हो गया, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। आगे है प्राचार्य, प्राचार्य में प्र उपसर्ग है, प्र प्लस आचार्य। तो प्राचार्य में प्र उपसर्ग हो गया। अकेला, अकेला में कोई भी उपसर्ग नहीं है। और अन्वेषण, अन्वेषण में क्या हो जाएगा, जब भी यह वह से पहले कोई भी आधा अक्षर दिखे तो उसका हम क्या कर देंगे, बड़ा बना देंगे। जैसे ये यण संधि, इसमें यण संधि है, यण संधि में क्या होता है, जब भी ऊ में ए मिलेगा तो ये बड़ा ए में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जरूर याद रखना, इसकी पहचान ये है कि अगर यह और वैसे पहले आधा अक्षर दिखे तो वो यण संधि होता है। तो इसमें भी क्या है, अन्वेषण में कौन सी क्या उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है। और इसमें संधि पूछी जाए तो कौन सी है, यण संधि है। और यण संधि की पहचान क्या है, यह और वैसे पहले आधा अक्षर जरूर मिलेगा, वो यण संधि होती है। तो इसमें भी उपसर्ग है, इसमें अनुपसर्ग है, इसमें प्र उपसर्ग है। लेकिन ऑप्शन सी है अकेला, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, अकेला। अगला क्वेश्चन है, कर कमल में समास है। कर कमल में कौन सा समास है, कर का मतलब होता है हाथ और कमल, इनमें समास बताना है। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है। तो कौन सा समास है इनमें। अगर हम इसका विच्छेद करें, कर का मतलब होता है हाथ और कमल, तो कमल रूपी कर, या फिर हम बोलें कि कमल के समान हाथ, क्योंकि कर माने हाथ होता है। तो हम कहें कमल के समान हाथ। इसमें क्या हो गया, जब भी के समान या फिर रूपी ये सब जो वर्ड आते हैं ये कौन से समास में होते हैं, कर्मधारय समास में होते हैं। और ये अगर हम इसका विच्छेद करें तो क्या बनेगा, कमल के समान हाथ, या फिर हम बोलें कि कमल रूपी कर। तो ये उपमेय और उपमान का संबंध हो गया। ये हाथ क्या हो गया, उपमेय, और किसके समान मतलब किससे तुलना की जाती है वो क्या होता है, उपमान। तो ये हो गया उपमेय और ये हो गया उपमान। और उपमेय उपमान का संबंध किस में होता है, कर्मधारय समास में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर हम द्वंद्व समास की बात करें तो अभी बताया था जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, जैसे माता और पिता, दाल और बात, शुभ आगमन, भूत और प्रेत, ये अभी एक करवाया था।
अगर हम द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास में क्या होता है, पहले कोई भी संख्या मिलेगी, जैसे हमने बोल दिया चौराहा, 4 राहों का समूह, तो आगे संख्या है, तो जिसमें भी समास में मतलब आगे संख्या मिलेगी वो कौन सा होता है, द्विगु समास होता है। और एक होता है बहुब्रीहि समास, उसमें क्या होता है, सारे पदों को छोड़कर मतलब किसी अन्य की प्रधानता बताई जाए, उसको क्या कहते हैं हम, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द संज्ञा की परंपरा बताने वाले प्रत्यय हो वह खालिस्तान तद्धित है। यानी कि जो संज्ञा की परंपरा बतावे हैं, तद्धित प्रत्यय का कौन सा प्रकार है वो बताना है। ऑप्शन क्या है, अप्रत्ययवाचक, कृत्रिवाचक, गुणवाचक और भाववाचक। तो इनमें से कौन सा है। जब भी हम किसी शब्द के पीछे प्रत्यय लगाते हैं और वो उसकी जो परंपरा है यानी कि उसके वंश, उसकी बात करें, अगर वंश की बात करें तो वो कौन सा प्रत्यय होता है, अप्रत्ययवाचक। और इसको हम बिल्कुल डिटेल के साथ समझेंगे, एक बार देखना। जैसे ये एग्जाम्पल देखो, ये कुंती एक संज्ञा है, संज्ञा में हमने ए प्रत्यय लगा दिया, ए प्रत्यय लगाने के बाद ये क्या बन गया, कौनते बन गया। और कौनते है ये पूरे वंश को संबोधित कर रहा है, तो ये कौन सा है, अप्रत्ययवाचक है। और ऐसे ही एक एग्जाम्पल देखो, जैसे रघु में हम ए प्रत्यय लगाएंगे, रघु प्लस ए, तो क्या बन जाएगा, राघव। और राघव पूरे वंश को संबोधित कर रहा है। तो वे शब्द जिनमें प्रत्यय लगने के बाद वो उसकी परंपरा या फिर उसके वंश को संबोधित करे तो वे कौन से होते हैं, अप्रत्ययवाचक होते हैं। और ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था, तो मेरे हिसाब से ये ज़रूर समझ आ गया होगा। अगर किसी भी शब्द में यानी कि संज्ञा में अगर प्रत्यय लगने पर वो उसके पूरे वंश को संबोधित करे तो वे कौन से होते हैं, अप्रत्ययवाचक होते हैं। और प्रत्यय हमेशा शब्द के लास्ट में लगता है, जैसे कुंती में ए प्रत्यय लगा दिया तो कौनते बन गया। अगर हम रघु में ए प्रत्यय लगाएंगे तो राघव बन जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मैं आपके लिए पुस्तक लाता हूँ, इसमें कौन सा कारक है, यानी कि हमने कारक बताना है। तो कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है, कर्ता कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है। एक बार सोचो और कमेंट करके बताना। मैं आपके लिए पुस्तक लाता हूँ, ठीक है। अगर जैसे कर्ता की जो विभक्ति होती है वह क्या होती है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरह होते हैं। तो के लिए किसका होता है, संप्रदान का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। अगर हम कर्ता की बात करें तो कर्ता में क्या होगा, कर्ता ने। और अपादान का मतलब क्या होता है, जब भी अलगाव का भाव होगा तो कौन सा होगा, अपादान कारक होगा। और करण कारक कौन सा होगा, जब भी साधन का काम करे, कोई भी चीज़ अगर साधन का काम करेगी, जैसे मैंने बोला कि मैं पेंसिल से लिखती हूँ, तो मैं लिखती हूँ किससे लिखती हूँ, पेंसिल से। तो पेंसिल क्या है, साधन का काम कर रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, करण कारक। तो इसका आंसर क्या है, संप्रदान कारक। मैं आपके लिए पुस्तक लाता हूँ, जिसके लिए भी क्रिया जो समाप्त की जाएगी उसमें क्या होता है, संप्रदान कारक। मैं पुस्तक लाता हूँ किसके लिए, आपके लिए, यानी कि जो क्रिया है वो समाप्त हो गई है, किसके लिए क्रिया समाप्त की गई है, आपके लिए। तो इसमें कौन सा है, संप्रदान कारक है। अगर ऐसे नहीं पहचाना जाए तो जो के लिए इसकी जो विभक्ति होती है उससे पहचाना जा सकता है कि संप्रदान के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली। इसमें यह बताना है कि वाक्य कौन सा है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली। जब भी परिणाम की बात की जाएगी, जब भी उस कोई भी चीज़ है उसका रिजल्ट की बात की जाएगी तो वे हमेशा संयुक्त वाक्य होते हैं। जैसे इसका परिणाम क्या है, वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली, तो ये इसका रिजल्ट है, तो इसलिए ये कौन सा हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। अगर एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है तो वो होता है मिश्र वाक्य। जैसे मैं कहूँ अगर वह पढ़ता तो पास हो जाता, तो ये सेंटेंस एक दूसरे मतलब आपस में डिपेंड कर रहे हैं। तो इसमें देखो ये लिख दिया, अगर वह पढ़ता तो पास हो जाता, यानी कि ये चीज़ इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जब भी कोई भी चीज़ किसी के ऊपर डिपेंड करेगी तो वो कौन सा वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है। अगर हम सरल वाक्य की बात करें तो सरल तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे कि वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह खाना खाता है, इस तरह के जो होते हैं सेंटेंस वे क्या होते हैं, सरल वाक्य। और जब भी किसी चीज़ का परिणाम होगा
क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे हैं, इसने मिश्र वाक्य समझ लेते हैं इसलिए देखकर। लेकिन जब भी किसी चीज़ का रिजल्ट परिणाम निकलेगा तो वो कौन से होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। और संयुक्त वाक्यों में जैसे कंजक्शन के साथ जोड़ते हैं हम, जैसे और, अथवा, तथा, इनके साथ जोड़ते हैं। अगर ये नहीं मिले तो हमने ये देखना है कि उसका रिजल्ट है, परिणाम है, क्या है। तो अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली, ये इसका परिणाम है, तो इसलिए ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम का मतलब क्या होता है? संस्कृत का जो शब्द है उस वो बताना है। तत्सम मतलब संस्कृत के जो शब्द होते हैं, एज इट इज, संस्कृत के एज इट इज ले रखे हैं, उसको कहते हैं हम तत्सम। और एक होता है तद्भव, जो संस्कृत से थोड़ा सा रूप बदल कर जो हम बोलते हैं, जो हमारी हिंदी भाषा में आए हुए हैं, संस्कृत का थोड़ा सा रूप बदल कर, उनको कहते हैं हम तद्भव। तो इसमें हमने बताना है जो तत्सम शब्द है यानी कि संस्कृत का शब्द बताना है। तो ऑप्शन क्या है? कुआं, पत्थर, घी और गांव। इन चारों में से कौन सा है? तो ये इसमें तरह लग रहा है, इससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये क्या है? तत्सम है। अगर किसी भी मतलब किसी भी शब्द में अक्षय, तरह, जय, सरय या फिर नीचे री की मात्रा आ जाए तो वे सारे संस्कृत के शब्द होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? पत्थर। और पत्थर का मतलब क्या होता है? पत्ता। तो पत्थर का मतलब क्या होता है? ये पत्थर है, ये तत्सम शब्द है। और ये पत्ता क्या है? तद्भव शब्द है। तो इसका आंसर क्या है? पत्थर। अगर हम कुआं की बात करें, जब भी किसी के ऊपर चंद्र बिंदु होता है तो वो हमेशा क्या मिलेगा? तद्भव मिलेगा। अगर ये तद्भव है कुआं, तो इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कूप। तो कुआं का जो तत्सम शब्द है वो क्या है? कूप। और ये इसका तद्भव रूप है। अगर हम घी की बात करें तो क्या हो जाएगा? गरित। और गांव की बात करें तो क्या हो जाएगा? ग्राम। तो कुआं का कूप, घी का गरित, ये इसके तत्सम शब्द हैं। और ये घी, गांव और कुआं, इसके ऊपर भी चंद्र बिंदु है, तो जब भी चंद्र बिंदु होता है वो तद्भव होता है। और ये इसकी तत्सम है। और पत्थर है, यो तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या है? पत्ता। अगला क्वेश्चन है, कुमार संभव पढ़ता होगा वाक्य किस वर्तमान काल में है? तो हमने ये काल बताना है कि ये सेंटेंस मतलब वर्तमान काल के किस पार्ट का है। तो कौन सा है? सामान्य है, तात्कालिक है, संदिग्ध है या फिर असामान्य है। तो जब भी लास्ट में गा होगा यानी कि संभावना प्रकट की जाएगी। कुमार संभव पढ़ता होगा, हमने नहीं पता वो पढ़ भी है कि नहीं है, पढ़ है या ना पढ़ता, इस चीज़ का हमने डाउट है। और किसी भी चीज़ में डाउट है यानी कि संभावना उस चीज़ की, तो वो क्या होता है? संदिग्ध होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और ये वर्तमान काल का भाग है संदिग्ध। सामान्य तो सीधा हो जाएगा, वह पढ़ता है, वह लिखता है। अगर किसी भी लास्ट में होगा यानी कि गा आएगा आखिरी में, तो वो संभावना को प्रकट करता है। और संभावना संदिग्ध काल में होती है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से आंचलिक शब्द व्याकरणगत क्या है? तो हमने आंचलिक शब्द बताना है, ये क्या है? ये भाववाचक है, विशेषण है, विशेष्य है या फिर अव्यय है। तो ये कौन सा है आंचलिक शब्द? जैसे हम बोल दे कि आंचलिक वातावरण, आंचलिक व्यवहार, तो ये आंचलिक है, ये किसका काम कर रहा है? ये विशेषण का काम कर रहा है। ये देखो, इसमें हमने बोला कि आंचलिक वातावरण, जो ये वातावरण है ये किसका काम कर रहा है? ये विशेष्य है। और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? विशेषण। तो आंचलिक शब्द है ये किसका काम कर रहा है? ये विशेषण का शब्द का विशेषण का काम कर रहा है। और वातावरण क्या हो जाएगा? विशेष्य। जैसे उपमेय और उपमान होता है ना, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो होता है उपमेय या फिर विशेष्य। और जिसके द्वारा बताई जाए वो क्या होता है? विशेषण या फिर उपमान। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल पढ़ा था, कर के समान, यानी कि कमल, जैसे कमल के समान आथ, तो आथ क्या था? उपमेय और कमल क्या था? उपमान। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा? वातावरण तो हो जाएगा विशेष्य और आंचलिक क्या हो जाएगा? विशेषण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें हमने अलंकार बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा है।
रूपक अलंकार है, यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या फिर संदेह है। ये तो कौन सा होता नहीं। तो बीती विभावरी, विभावरी का मतलब होता है रात, जागरी। तो इसका मतलब ये है कि रात बीत गई है और उठाने के लिए कोई बोल रही है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अंबर का मतलब क्या होता है? आकाश, आसमान। पनघट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उपमेय उपमान का संबंध हो रहा है। आकाश रूपी पनघट में डुबो रही तारा घट, यानी कि तारों के समान जो घड़े हैं, उषा नाम की स्त्री है, ये उनको डुबो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पर अंबर पनघट, इस पे आरोप लग रहा है पनघट पर। उपमेय उपमान का संबंध यहाँ पर है। तारागढ़ में भी उपमेय उपमान का संबंध है, और जब भी उपमेय उपमान का संबंध होता है तो कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, धनुष का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि धनुष के पर्यायवाची देखने हैं, कौन कौन से हैं? तो सरासन, असी, कोदंड, पिनाक। अगर हम सर की बात करें, जो ये सर है इसको क्या कहते हैं? बाण कहते हैं। और सर का आसन क्या होता है? धनुष। तो ऑप्शन ए ठीक है। असी, असी का मतलब होता है तलवार। और कोदंड, इसका मतलब भी क्या होता है? धनुष। जो भगवान श्री राम है उसका जो धनुष था उसका नाम क्या था? कोदंड। और पिनाक, भगवान शिव का जो धनुष, भगवान शिव जो धनुष रखते थे उसको क्या कहते थे? पिनाक। तो इन तीनों का मतलब क्या है? धनुष। लेकिन असी है, इसका मतलब क्या होता है? तलवार। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। असी का मतलब तलवार, चंद्रराज, खड्ग, कृपाण, ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? तलवार के। अगला क्वेश्चन है, कठिन प्रश्न पत्र देखकर रेखा के होश उड़ गई। तो इसमें ये बताना है कि जो होश शब्द है ये एक वचन है या बहुवचन है। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा मतलब नित्य एक वचन रहा करें, नित्य बहुवचन। नित्य का मतलब होता है सदैव, यानी कि सदैव एक वचन कौन सा रहा करें, सदैव बहुवचन कौन सा रहा करें। जो ओस शब्द है ये हमेशा बहुवचन रहता है। और ऐसे जो वर्ड हैं कौन कौन से हैं जो नित्य बहुवचन रहते हैं, जैसे ओस, दाम, आंसू, हस्ताक्षर और दर्शन। ये जो शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन रहते हैं। जैसे अगर हम इसकी पहचान करें तो क्या बोला जाएगा? ओस उड़ गई, दाम बढ़ गई, आंसू बह गई, ये हमेशा बहुवचन में रहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसने पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उसे भी जाके ज़रूर देखना।